हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। कह रहा प्रॉपर्टी नंबर 5, लेट एफ ए टू बी एंड फंक्शन जी बी टू ए बी टू फंक्शन सच दैट जी ऑफ एफ यानी एफ और जी का कंपोजिशन आइडेंटिटी है एंड एफ ऑफ जी यानी जी एंड एफ का कंपोजिशन आइडेंटिटी ऑन सेट बी, देन एफ एंड जी आर बाइजेक्शन एंड जी इक्वल टू में एफ इनवर्स। कह रहा है कि एफ ए टू बी एंड जी बी टू ए ये दो फंक्शन इस तरह से है कि इन दोनों का कंपोजिशन हमेशा आइडेंटिटी रह रहा है, एफ ऑफ जी बी और जी ऑफ एफ बी। तो हमें दिखाना है कि एफ एंड जी जो होगा बाइजेक्शन होंगे, यानी कि ये दोनों फंक्शन जो होंगे 1 1 और 2 होंगे, और फिर हमें ये दिखाना है कि जी जो होगा वह एफ इनवर्स के इक्वल होगा। तो हम जानते हैं कि दो ऐसे फंक्शन जिनका कंपोजिशन आइडेंटिटी रह रहा है तो वो आपको पता ही है कि वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे, लेकिन हमें इसे यहाँ प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एफ को ही दिखाते हैं, है ना। फंक्शन एफ के लिए एफ को 1 1 दिखाना है, एफ को 1 1 दिखाना है। हम लोग ले लेते हैं कि लेट एफ x1 जो है ना इक्वल है एफ x2 के, और फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन एफ का डोमेन ए है, ठीक है, बिल्कुल है। तो फंक्शन एफ में x1 रखने पे और फंक्शन एफ में x2 रखने पे वैल्यू इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस x1 और x2 की बात करूं तो एक्चुअल में ये a से बिलोंग कर रहे हैं, तो जब ये a से बिलोंग कर रहे हैं तो हम यहाँ इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं कि जब ये a से बिलोंग करे x1 x2 तो ये fx1 और fx2 की बात करें तो वो b से बिलोंग करेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो fx1 है और ये fx2 है ये किससे बिलोंग करेगा, एक्चुअल में रेंज के एलिमेंट होंगे ना जी, ये किसके, यानी कि f के रेंज के एलिमेंट, यानी कि ये b के एलिमेंट होंगे। तो जब ये b में मिलेंगे दैट मीन्स इसके डोमेन के एलिमेंट हो जाएंगे फंक्शन g के लिए। फंक्शन g के लिए क्या हो जाएंगे, डोमेन के एलिमेंट हो जाएंगे। तो हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि फंक्शन g में हम लोग fx1 रख रहे हैं और फंक्शन g में fx2 रख रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि g ऑफ f कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यहाँ पे x1 एंड g ऑफ f जो है आपका x2। हमारे पास g ऑफ f जो है आइडेंटिटी कह रहा था ऊपर, यहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि g ऑफ f जो है आइडेंटिटी है ऑन सेट a। तो सेट a के ही ना एलिमेंट x1 x2 है, तो जब ये यहाँ पर आइडेंटिटी है तो इसका मतलब इस फंक्शन में x1 रखने पे x1 आएगा और x2 रखने पर x2 आएगा। तो हमने ऊपर fx1 को fx2 के इक्वल लिया था, लेकिन यहाँ से x1 x2 के इक्वल आ गया, देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। फंक्शन f क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब चलिए इसके अनटू के लिए बात कर लेते हैं, f के अनटू के लिए ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं कि एक एलिमेंट y सपोज कर लेते हैं जो b में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे फंक्शन g की बात करें तो b टू a में डिफाइंड है, तो फंक्शन g में y रखने पर एक एलिमेंट सपोज कर लेते हैं x आता है, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर x बिलोंग्स टू द सेट a, ठीक है। तो हमारे पास g में फंक्शन g में y रखने पे x आ रहा है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो एक्चुअल में ये g जो था फंक्शन वो b टू a में डिफाइन था, तो y सेट b का एलिमेंट है, तो ये gy किसका एलिमेंट होगा, इसका एलिमेंट होगा। तो ये फंक्शन f के लिए ये डोमेन का एलिमेंट होगा ना जी। तो इस फंक्शन f में जब मैं यहाँ रखूंगा तो ये f ऑफ gy इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं fx, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन g एंड f, ठीक है, इक्वल टू में fx। तो यहाँ से f ऑफ g की बात करें तो ये आपका आइडेंटिटी था ऑन सेट b, तो b का ही ना एलिमेंट y था, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आइडेंटिटी हो जाएगा ना जी, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन है ये, तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट b है जिसमें y एलिमेंट रख रहे हैं, तो y एलिमेंट रख रहे हैं जो कि b का ही एलिमेंट है, तो इसका वैल्यू y आएगा। तो हमने दिखा दिया कि y जो होगा fx के इक्वल हो गया। तो हमने दिखा दिया कि फंक्शन f a टू b में डिफाइन था और इस सेट b के हर एक एलिमेंट का इसमें प्री इमेज मिल रहा है, y इक्वल टू fx है तो मिल रहा है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 10 फॉर इच
y belongs to b, there exists x belongs to a such that fx इक्वल टू में y। तो therefore हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं f इज अनटू। तो हमने फंक्शन f को 1 1 अनटू दोनों दिखा दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस फंक्शन f इज अ बाइजेक्शन। तो यानी कि ये 1 1 अनटू दोनों हो गया, ठीक है। तो इसी तरह फंक्शन g के लिए भी दिखा सकते हैं। चलिए तो अब फंक्शन g की बात करते हैं, फंक्शन g की। तो फंक्शन g को हमें 1 1 पहले दिखाना है, फंक्शन g को 1 1 दिखाना है। तो हम लोग लेते हैं ऐसा, लेट फंक्शन g में y1 एंड फंक्शन g में y2 रखने पर वैल्यू इक्वल हो रहा है फॉर ऑल। ये y1 एंड y2 किससे बिलोंग करेंगे, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन g के लिए डोमेन है b। चलिए तो यहाँ देखिए, ये अगर मैं बात करूं y1 y2 की, तो ये b से बिलोंग करेंगे। तो ये gy1 वैल्यू और ये जो gy2 है ये किससे बिलोंग करेगा, तो इसके रेंज से, यानी को डोमेन से, a से, ठीक है। तो जब a से बिलोंग करेगा तो फंक्शन f के लिए यहाँ बात करें तो ये डोमेन का एलिमेंट होगा। तो यानी आ जाएगा f ऑफ gy1 इक्वल टू में f ऑफ gy2, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से, f ऑफ gy1 एंड f ऑफ gy2। हमारे पास ऊपर दिया हुआ था कि f ऑफ g जो है ना वह आइडेंटिटी है ऑन द डोमेन, ठीक है। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन है और डोमेन का ही एलिमेंट y1 y2 है, तो डेट मीन्स इसका वैल्यू y1 आ जाएगा, इसका वैल्यू y2। तो हमने देखा फंक्शन g y1 और g y2 इक्वल हैं उनके वैल्यू, तो y1 भी y2 के इक्वल आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन g इज 1 1। फंक्शन g को हमने क्या दिखा दिया, 1 1 दिखा दिया। अब फंक्शन g के अनटू होने की बात कर लेते हैं, है ना। तो हमारे पास एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट हमारे पास एक एलिमेंट है x जो बिलोंग कर रहा है सेट a से, ठीक है, सेट a से, एंड लेट फंक्शन g में या फंक्शन x में ले लेते हैं, फंक्शन f था ना जी, सॉरी, फंक्शन f में x रखने पर y आ रहा है और ये जहां y किससे बिलोंग करेगा, सेट b से, ठीक है। अब यहां पर f(x) किसके इक्वल है, y के लिए। तो ये एक्चुअल में f(x) क्या है, तो f(x) जो है, f(x) जब देखिए x बिलोंग कर रहा है यहाँ पर a से और f(x) इक्वल टू y किससे बिलोंग कर रहा है, b से। तो ये सेट b, f(x) जो का सेट b का एक एलिमेंट है, सेट b का एक एलिमेंट है। तो फंक्शन g b2a में डिफाइंड था, तो इसके डोमेन का यह एक एलिमेंट है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि g ऑफ f(x) इक्वल टू में gy, इसे आप g ऑफ f भी लिख सकते हैं और यहाँ पे gy। तो हमारे पास g ऑफ f जो था वह आइडेंटिटी दिया है ऑन द डोमेन a, ऑन सेट a। तो देखिए, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा ऑन सेट a पर, और x सेट a का ही एलिमेंट है, तो डेट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। तो हमने देखा कि इसके अगर g की बात करें तो g b2a में डिफाइंड था, तो a के हर एक एलिमेंट के लिए इसमें प्री इमेज मिलेगा, दैट मीन्स ये अनटू हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि thus फॉर इच x belongs to a there exists y belongs to b such that gy इक्वल टू में x, therefore फंक्शन g इज अनटू। तो फंक्शन g 1 1 भी हो गया, अनटू भी हो गया, हेंस फंक्शन g इज बाइजेक्शन। यह बाइजेक्शन होगा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, समझ गए। तो हमने f और g को बाइजेक्शन दिखा दिया, हमें दिखाना है अब कि g जो होगा f इनवर्स के इक्वल होगा, ठीक है। हमारे पास f जो था a to b इज अ बाइजेक्शन हमने दिखा दिया, बाइजेक्शन यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट। तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये आपको पता है।
अच्छा, एंड हमारे पास ऊपर एफ ऑफ जी जो था वो आइडेंटिटी था ऑन सेट बी पर, तो इन दोनों के तरफ हम लोग एफ इनवर्स, इस फंक्शन का एफ इनवर्स के साथ कंपोजिशन निकालते हैं, यानी एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जी इक्वल टू में एफ इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन बी। हम लोग इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं बाई एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जी। अच्छा, हमारे पास इसको ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, एफ इनवर्स के साथ आइडेंटिटी फंक्शन का कंपोजिशन वही इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। ये हम जानते हैं किसी भी फंक्शन के साथ आइडेंटिटी का कंपोजिशन वही फंक्शन हो जाता है, ये तो आपको पता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि एफ के साथ एफ इनवर्स का कंपोजिशन, तो ये तो आइडेंटिटी होगा ना जी। एफ इनवर्स के साथ एफ का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी होगा इसके डोमेन पे, तो डोमेन ए है तो सेट ए पर, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी ऑन सेट ए। ठीक है, हम अब इसके अगले स्टेप में लिख देते हैं कि किसी फंक्शन के साथ आइडेंटिटी का इनवर्स निकाल, किसी फंक्शन के साथ इसको ऐसे लिखते हैं उल्टा, किसी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ अगर मैं यहाँ किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन करूंगा, यानी कि फंक्शन जी के साथ आइडेंटिटी का कंपोजिशन करूंगा तो फंक्शन जी ही हो जाएगा। अगर मैं किसी इनवर्स फंक्शन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन करूंगा तो वो इनवर्स फंक्शन ही हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी के साथ किसी फंक्शन इनवर्स का कंपोजिशन वही इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, या किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन वही फंक्शन आ जाएगा। तो डेट मीन्स ये फंक्शन जी हो जाएगा और ये फंक्शन एफ इनवर्स हो जाएगा। तो यही ना हमें दिखाना था, तो ये भी मैंने प्रूव कर दिया, ये एफ इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। कह रहा है कि एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर 1 फंक्शन और अनटू भी 1 अनटू फंक्शन, देन एफ एंड जी का कंपोजिशन का इनवर्स यहाँ जी इनवर्स और एफ इनवर्स के कंपोजिशन के इक्वल होगा, यानी कि जी ऑफ एफ का इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा, हमारे पास कह रहा है कि एफ ए टू बी एंड फंक्शन जी बी टू सी आर 1 अनटू फंक्शन, ये 1 अनटू फंक्शन है। तो जब ये 1 अनटू फंक्शन है, इसका मतलब दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर एफ इनवर्स बी टू ए एंड जी इनवर्स सी टू बी एग्जिस्ट, क्योंकि 1 एंड 2 है तो इन्वर्टिबल होंगे ना जी, एफ एंड जी आर इन्वर्टिबल। तो ये इन्वर्टिबल होंगे तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, हमारे पास ये दिया हुआ है कि एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर 1 अनटू फंक्शन। तो हम जानते हैं कि दो फंक्शन अगर 1 अनटू हो तो उनका कंपोजिशन भी 1 अनटू होगा। तो देयरफॉर हम ये भी लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ और जी का कंपोजिशन यानी कि जी ऑफ एफ जो होगा वह ए टू सी में 1 अनटू होगा। ये भी हम लोग पढ़े हैं, 1 अनटू। क्लियर है? तो हमने दिखा दिया कि ये इन्वर्टिबल होंगे और इन्वर्टिबल होंगे तो इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और चूंकि ये 1 अनटू फंक्शन है तो इनका कंपोजिशन एफ और जी का वो भी 1 अनटू होगा ए टू सी में। आपको पता है इसका डोमेन लेना होता है और इसका को डोमेन लेना होता है। ठीक है, चलिए नाउ हमें इस फंक्शन किसका जी, एफ और जी के कंपोजिशन का इनवर्स को दिखाना है ना जी, कि वो इक्वल होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के। चलिए, तो मैं यहां पर जी ऑफ एफ की बात करूंगा, इसके इनवर्स फंक्शन की। तो अच्छा, यहां से अगर इससे कंक्लूजन निकले तो यहां आपको पता है कि ये जी ऑफ एफ का जो इनवर्स फंक्शन होगा वह सी टू बी में डिफाइन होगा ना जी, है ना जी, ये आपको पता है। तो मैं यहां पर इस c का एक एलिमेंट z ले लेता हूं और इस फंक्शन में रखता हूं। तो सपोज उसका वैल्यू x आ जा रहा है,
अगर g ऑफ f a टू c में 1 1 and 2 होगा तो g ऑफ f का इनवर्स c टू a में डिफाइन होगा ना जी। तो c टू a में डिफाइन होगा तो मैंने यहाँ पर इस g ऑफ f इनवर्स का एक डोमेन का एलिमेंट z ले लिया, यानी c का एलिमेंट होगा, और एक इसका इससे वैल्यू जो आएगा वो x आ रहा है सपोज, वो किसका एलिमेंट होगा, a का एलिमेंट होगा, a का एलिमेंट होगा ना जी। तो इसका मतलब चूंकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि g ऑफ f, ये इधर आ जाएगा, g ऑफ f x इक्वल टू में z, और फॉर ऑल यहाँ जो z था वो बिलोंग करेगा सेट c से, एंड जो x है वो बिलोंग करेगा सेट a से। इतना तो पता है आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इम्प्लाइज भाई, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, g ऑफ f x इक्वल टू में z, ठीक है। अच्छा f x किसके इक्वल है, तो ये f x किसके इक्वल हो जाएगा, y के लिए सपोज कर लेते हैं, y यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर y किसके इक्वल है, f x के इक्वल है, ठीक है। तो इससे हम लोग देखें तो हम लिख सकते हैं कि नहीं कि y इक्वल टू में यहाँ पर g इनवर्स ऑफ z, क्योंकि आपका g जो था वह c से b में इन्वर्टिबल था, याद है। तो एक्चुअल में ये y किसका भी एलिमेंट होगा, तो ये y एलिमेंट होगा सेट b का, ये किससे बिलोंग करेगा, सेट b से, या f किससे बिलोंग करेगा, सेट b से। तो y यहाँ b से बिलोंग करेगा, और ये g इनवर्स ऑफ z आ गया, और z किसका एलिमेंट था, तो c का एलिमेंट था, आपको यहाँ पे था ना जी कि g इनवर्स c टू b डिफाइन होगा, तो इसके डोमेन का एलिमेंट, और b जो आया इसके को डोमेन यानी कि रेंज का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा y को हमने f(x) लिया था तो इसकी जगह पे f(x) नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में y f(x) के इक्वल है, तो f(x) जो होगा एलिमेंट किसका है, तो जो y इक्वल टू f(x) देख रहे हैं ये b का एलिमेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा f इनवर्स फंक्शन की तो कैसे डिफाइन था, b टू a में। तो एक्चुअल में ये जो y है f(x) है एक b का एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है, तो फंक्शन f इनवर्स में इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा ये। अच्छा इधर भी आप f इनवर्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स z, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर जो था f इनवर्स y जो था वो x के इक्वल था, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, ये आपको मैंने यहाँ लिख दिया जबकि इस साइड लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, x इक्वल हो जाएगा, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऐसे देख सकते हैं, और यहाँ पर z देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने x के इक्वल में दिखाया f इनवर्स ऑफ g इनवर्स z, और ऊपर देखिए x इक्वल था इसके, है ना। तो दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है कि देयरफॉर g ऑफ f का इनवर्स z रखने पे वो इक्वल हो जा रहा है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ z, ठीक है। और ये z किससे बिलोंग करेगा, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, और c क्या होगा, इसका भी डोमेन होगा और इसका भी डोमेन होगा, दोनों का डोमेन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इनके वैल्यूज इक्वल हो रहे हैं उन डोमेन पे, तो डोमेन पे जब ये वैल्यू इक्वल हो रहे हैं देयरफॉर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि g ऑफ f का जो इनवर्स होगा इक्वल हो जाएगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के, समझ गए।